द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के टोटल 150 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो है ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश ये आपका है, इस गद्यांश को आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा कर दें जिससे स्पष्ट रूप से पूरा दिखने लगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पे पूरा आपको दिख रहा होगा। यहाँ से पढ़ना है, जीवन में उत्साह का बहुत महत्व है और यहाँ से पढ़ के यहाँ से चलना है का प्रवाह करता रहता है। तो उम्मीद है पढ़ लिए, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकर आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक कार्य की सफलता के लिए अनिवार्य मनोभाव कौन सा है। तो यहाँ पे मनोभाव जो है सबसे अनिवार्य वो उत्साह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं और इसमें है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। उपयुक्त शीर्षक जो गद्यांश है इसका जीवन और उत्साह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पद्यांश से लिया गया है। ये पद्यांश है, इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे। चंदा तारों की सहज कांति से पढ़ना है और यहाँ तक पढ़ना है पढ़ती मैं भारत माता हूँ। ये कविता है, इसको पढ़िएगा आराम से। कविता पढ़ने के बाद आप लोग नीचे जो भी प्रश्न आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन भी आ गया है। खेतों में कौन सी दौलत बिखरी है। तो खेतों में सभी को मालूम है यहाँ फसल की दौलत, ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है तब से है यह जीवन निखरा में क्या आशय है। तो तब से है यह जीवन निखरा, इसका आशय यह है कि कठिनाइयों से जूझकर सफल बनने से इसका आशय है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और ऑप्शन पहला सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। आवारा मसीहा के लेखक बताइए। चलिए बताते हैं, इसके लेखक कौन है। तो विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, तो माफ कीजिए ए कह रहे हैं, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं। तो इसके जो हैं हंस पत्रिका के संपादक जो हैं वर्तमान की बात किया गया है तो राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना ये है कि प्रत्येक विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के पीडीएफ को तैयार करवाया जा रहा है और इन प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हैं पीडीएफ को तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और इन प्रश्नों के पीडीएफ को आपको प्राप्त करने के लिए आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है या हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप लोग डिटेल जानकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 200 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नाम मात्र शुल्क पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये सूचना थी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अव्यय में कितने भेद हैं। अव्यय के कितने भेद हैं बताइए भाई। 4, 5, 3, 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही 4 भेद होते हैं अव्यय के, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं चारों अव्यय के भेद कौन कौन से हैं। तो क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होते हैं। ये सभी क्या हैं, अव्यय के प्रकार हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, माफ कीजिए, प्रकार के भेद हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है गंगा का पर्यायवाची बताइए। ये तो सभी को मालूम है जी प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ से बिल्कुल सही ऑप्शन विष्णुपदी। इसी के साथ अगला प्रश्न है यद्यपि में कौन सी संधि है। यदि प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें जो आपको मिलेगा, इसमें यद्यपि में पहले तो ई मिलेगा, एक मिनट ये छोटी वाला रहेगा भाई, पहले तो ई मिलेगा आपको, उसके बाद फिर आ मिल जाएगा। तो ये बना दिया, क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, ये जो बना है। ठीक, तो यद्यपि ये या बना देगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ए बिल्कुल यण संधि का ये उदाहरण हो जाएगा, ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ये षटकोण, एक बड़ा शाह है, ये षटकोण वाला शाह है और ये छोटा सा यह है। व्यंजन क्या कहलाते हैं। वैसे तीनों प्रकार के शाह और हा जो होते हैं ये उष्ण व्यंजन होते हैं। कौन से, उष्ण व्यंजन होते हैं। और इन्हीं व्यंजनों को अन्य नाम से जो जाना जाता है उनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग उष्ण जानते होंगे, संघर्षी भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका नाम बदल कर पूछा गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि ज्ञान, ये ज्ञान का भंडार
ज्ञान सही से नहीं लिखा गया है, वही यहाँ शायद पूछा जाएगा। तो भंडार अथाह होता है रेखांकित शब्द का सच। हाँ देखिए, मैंने कहा था ना कि ये ज्ञान का शुद्धिकरण पूछेगा। तो यहाँ पे ये जो रेखांकित शब्द है उसका शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये ज्ञान जो लिखा है इसका सही रूप कौन सा होगा, तो भी बिल्कुल इस प्रकार से ज्ञान लिखा जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वगीस का संधि विच्छेद बताइए। वगीस का संधि विच्छेद 13 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन वाक प्लस ईस हो जाएगा, क्योंकि तीसरा और पंचमा अक्षर किस में बदल जाता है, पहले अक्षर में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है गिरना। यहाँ पे ये गिरना जो क्रिया है इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, गिरा, गिरावट, गिराव, गिरना। तो यहाँ पे भी ऑप्शन बिल्कुल गिरावट हो जाएगा, गिरना से गिरावट हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और अगला प्रश्न आपका, जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है वो कौन सा कारक होता है, तो यहाँ भी संबंध कारक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, रमेश गाता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है, बी बिल्कुल कृतवाच्य हो जाएगा, कौन सा कर्तृवाच्य है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, रमेश गाता है, तो कौन गाता है, रमेश गाता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि अच्छा यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे कि जैसे रमेश गाता है तो क्या गाता है, कहाँ गाता है, तो इस प्रकार से बनाएंगे। यदि कर्म नहीं निकल के आता तो कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक, और अगर कर्म निकलता है, जैसे यहाँ पूछा गया है, कहा गया है कि रमेश गाता है, तो अगर आप कैसे से कर आंसर बनाएंगे, अगर कुछ निकल जाता है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, अन्यथा कर्तृवाच्य होगा। तो यहाँ पे निकल नहीं रहा, जैसे रमेश गाता है तो रमेश क्या गाता है पता नहीं है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर यहाँ पता होता कि क्या गाता है, जैसे गाना हो जाता तो ये कर्मवाच्य हो जाता। क्लियर, दोनों में ये अंतर होता है, ऐसे पहचान सकते हैं आप लोग। इसी के बाद अगला प्रश्न आपका जो बनेगा, इधर उधर, दाएं बाएं आदि किस क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, सी स्थानवाचक है। इसी के साथ अगला, निरर्थक शब्द का विलोम शब्द बताइए। वैसे निरर्थक का सार्थक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल निरर्थक, सार्थक का निरर्थक होता है। अगला प्रश्न है, वहाँ जाओ अर्थ के आधार पर किस प्रकार का ये मतलब किस वाक्य का भेद है ये, वहाँ जाओ जब कहा जा रहा है तो यहाँ पे ये आज्ञा दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ये आज्ञावाचक जो है वाक्य है। अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चलिए बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो डी बिल्कुल, यमक अलंकार। यमक अलंकार मतलब जोड़, जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ है, वर्णों का रिपीटेशन जहाँ होता है वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बेर और बेर ये सब है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी ये सब क्या कहलाएंगे, यमक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, माफ कीजिए बी कह रहे हैं भाई, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ हिंदी का पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, अब इंग्लिश का पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें 22 और 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन आंसर आपका ये पैसेज से लिया गया है, पैसेज यहाँ से आपको पढ़ना है और हमारे साथ आंसर को मिलान करिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शन हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। एक उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, चलिए थोड़ा बड़ा ही रहे तभी सही रहेगा, अन्यथा आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडिगो फैक्ट्री बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, फाइंड द एडजेक्टिव यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर्स रूम। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डार्क एंड डैच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला 23-24 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ये पोएम से लिया गया है, ये पोएम है। द रोड नॉट टेकन यहाँ से पढ़ना है और उसके बाद एज आई कुड तक पढ़ लेना है। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर पढ़िएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, व्हाट डज येलो वुड इन द पोएम रेफर टू। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, इट रेफर्स टू ऑटोनमल फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 25 नंबर पे। यहाँ पे रोड इन द पोएम स्टैंड फॉर, ऑप्शन इसका जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चॉइसेस
वन मेक इन लाइफ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे और 25 नंबर से 30 नंबर तक प्रश्न जो यहाँ पे हैं ये क्वेश्चन के आंसर देना है डायरेक्ट आपको। और पहले वाले में आपको जो है वॉइस एक्टिव वॉइस है, इसको पश्चिम में बदलना है। सेंटेंस ये है आपका 25 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ अगले 26 नंबर पे चलेंगे। यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन को यहाँ पे फिल करना है खाली स्थान पे। तो यहाँ पे सही प्रीपोजिशन जो होगा इन हो जाएगा, इन कॉमन होगा, क्योंकि कॉमन के साथ हमेशा इन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 मिनट 26 ऑन होगा कि इन होगा? चलिए बताइए आप लोग, थोड़ा कमेंट करके इस क्वेश्चन पे बताइएगा। कमेंट करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन इन जो है बिल्कुल सही होगा, लेकिन आप लोग भी इसके देखिएगा, जो भी सही होगा आपको लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे और 27 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे यट भर दिया जाएगा। यट नाट, इसके साथ यट नाट भरा जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है इसका अपोजिट सेंटेंस मतलब सब वर्ड कौन सा होगा? अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है 28 नंबर का। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डाउटफुल। और उसी के साथ अगला प्रश्न है सिमिलर ऑप्शन, यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है ब्रीफ का। तो इसका सिनोनिम जो है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन अगला सही? इसका डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे। तो इसका बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 31 नंबर प्रश्न, ये आपका संस्कृत का पोर्शन है। तो 31 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जल प्लस आग में बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में यानी 32 नंबर पे चलेंगे। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका संवैधानिक कार्य कुर्यात, संवैधानिकम कार्यम कुर्यात। यहाँ पे अंडरलाइन जो संवैधानिकम लिखा गया है, इसमें अंडरलाइन में जो प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल विधान में ठक प्रत्यय लगा है, तो बैठा जो है वैधानिकम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। सी बिल्कुल सही हो गया। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 34 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि स्पेस है, उसके बाद विचार, राजा, आभासत। यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा पद भरा जाएगा? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, ये पहला एवं भर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यहाँ पर अद भर दिया जाएगा। ए बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए मिलान करते रहिए आप लोग, जो भी आंसर सही है हमारे साथ उसको देखते रहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो भी सही हो जाएगा आपका उसके साथ मिलान करते रहिए। 36 नंबर पे प्रश्न चलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा इसका, पढ़िएगा और देखिएगा। ठीक, चलिए ठस में यहाँ पे जो ऑप्शन भरा जाएगा मिठास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न, रहमा अतियो बीरा हस्ती। 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे बीरा हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न पे 38 और 39 नंबर की बात करें तो ये आपका संस्कृत का गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। तो इसका अगला प्रश्न 38 नंबर का, यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा, ग्रामान बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला 39 नंबर का भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर भी ग्रामे बिल्कुल इसमें भी सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को लिखते चलिए, जिससे कि आप लोग भी आंसर बनाते पाए, मतलब आंसर याद होता चले। तो चलिए 40 नंबर का प्रश्न आ गया है। यहाँ पर भी ये पद्यांश लिखा है संस्कृत का, मतलब ये श्लोक है। और इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला पोर्शन आपका विज्ञान से है। मस्तिष्क पर सूक्ष्म जीव के आक्रमण के लक्षण कौन से हैं? जब मस्तिष्क पर जो सूक्ष्म जीव हो आक्रमण करते हैं तो उसका लक्षण क्या होता है? सिर दर्द, उल्टी, चक्कर या बेहोशी, ये सभी।
41 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सभी आ जाएंगे। उल्टी भी होगी, सिर दर्द रहना रहेगा, चक्कर बेहोशी टाइप का हालत भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्थिति में? जब सूक्ष्म जीवों के आक्रमण होते हैं तो मस्तिष्क पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यहाँ पर डी बिल्कुल ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा? ये सभी डी ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, टैगा वन की मुख्य वनस्पति क्या है? टैगा वन की मुख्य वनस्पति क्या है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, शंकुधारी सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और उसी के साथ अगला प्रश्न है 44 नंबर का। यहाँ पे देखिए 44 नंबर के भी यहाँ पे पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा मुख्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड होता है, AgI इसका सूत्र है। और ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, कृत्रिम वर्षा के लिए इसी यौगिक का प्रयोग किया जाता है। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, नमक के विलयन को तनु करते समय एक विद्यार्थी उसमें गलती से एसीटोन जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस मिला देता है, तो यह किस विधि द्वारा हम एसीटोन को जल से अलग कर सकते हैं? मान लेते हैं अगर एसीटोन मिला दिया गया है तो इसको किस विधि के द्वारा अलग किया जाएगा? तो पहला साधारण आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे, उस लवण का नाम व सूत्र लिखिए जिसका उपयोग कैलिको छपाई में होता है। कैलिको प्रिंटिंग के लिए जो होता है, यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही, NH4Cl। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के तुल्य होती है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक सरल रेखा की गति जो होती है यह विस्थापन के तुल्य होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे किसी भी पंखे में जो प्रवाहित धारा है उसको बंद कर देने के बाद भी वह कुछ देर तक चलता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? जैसे पंखा चल रहा है घर में और आप लोग जाकर स्विच ऑफ कर देते हैं, तब भी पंखा कुछ समय के लिए नाचता ही रहता है। तो यही पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर इसका जो भी सही है वो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो गया है। यहाँ पे पंखे में प्रवाहित धारे को बंद कर देने के बाद भी जो कुछ समय देर तक नाचता रहता है वो जड़त्व के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये जड़त्व का प्रथम नियम जो है ये क्या कहते हैं भाई, क्या नाम है उसका? हाँ, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया है। तो यहाँ पूछा गया किसी वस्तु का 4 न्यूटन बल लगता है किसी वस्तु पर और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो वस्तु पर जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो कितना होगा? तो देखिए यहाँ पे F का मान जो है वो 4 दिया गया है और S का मान जो है वो 1 मीटर दिया गया है। ठीक, तो न्यूटन मीटर होता है। तो कार्य बराबर क्या होता है? आप लोग को फार्मूला मत पता होता, यानी W बराबर होता है F cos 0 अंश, यही तो। और इसका जब मान निकालेंगे तो F का मान है आपका क्या 4 है, गुणे cos का मान है आपका 1 और 1 के साथ इसका विस्थापन भी है। तो यहाँ पे ये 4 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4, सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्या? सी बिल्कुल सही। और उसके साथ अगला प्रश्न है, डायनेमो का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया? तो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया है डायनेमो का निर्माण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला पोर्शन जो है ये मैथ का है। मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा हमारे पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ सब जाकर पढ़ लीजिएगा। और नहीं वहाँ से हल करना चाहते हैं, स्वयं से हल करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को आप लोग सर्च करिए। सर्च करने के बाद टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए। वहाँ से 150 प्रश्नों का PDF सेम जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं यही PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो खुद हल कर सकते हैं। 20 प्रश्न आपका गणित का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, ये पर्यावरण, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के साथ साथ इसमें हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है स्क्रीन पर,
कि वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कांगो, इसी का नाम ही जायरे है। एक मिनट, यहाँ पे जायरे भी दिया गया है तो कांगो इसका नाम, ठीक, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अपने भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसका क्या नाम है। और वहीं पे मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली का नाम है मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी नाम है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से सटी हुई है। एक मिनट, मैंने शायद आपको मिसिसिपी बताया है, मिसिसिपी नहीं होगा। मकर रेखा को काटने वाली का नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक, कौन सा, लिम्पोपो, ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी नहीं है, लिम्पोपो है, अन्यथा आप लोग गलत कर देंगे। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को काटती है, और विषुवत रेखा को जो काटती है उसका नाम कांगो है। और आप लोग से मैंने पूछा है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर देना है जो भारत में ही अपनी है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम बताना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, भूटान, चीन से सटी हुई है। तो इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन, सिक्किम राज्य है। कौन सा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन, सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका डी लॉर्ड मिंटो था। कौन, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। देव समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देवनारायण समाज की, मतलब देवनारायण कह रहे भाई, यहाँ पे नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री, लेकिन इन्होंने देव समाज की स्थापना की थी 1887 में। अगला प्रश्न है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो अंतिम बैठक की बात किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर को जो है पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि इस फार्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे फार्मूला जो था वो गाडगिल फार्मूला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, गाडगिल फार्मूला, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा रोप कहाँ पर स्थित है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित है। रोप मतलब दर्रा होगा, ठीक है। और इसी के साथ अगले प्रश्न भी चलेंगे। फेमा, ये फेमा जो है जिसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको कौन लागू करता है। तो इसको लागू करने वाला है प्रवर्तक निदेशालय, जिसको ईडी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। मौर्यकालीन जो मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण हमें किसके स्तंभों से देखने के लिए मिलते हैं। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक स्तंभ में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि UNFCCC का दोहा सम्मेलन, ये दोहा सम्मेलन जो है 2012 किस देश में संपन्न हुआ था। तो ये कतर, दोहा में। ऑप्शन नंबर, ये देखिए, ये दोहा लिखा है ना, तो ये दोहा होगा। दोहा सम्मेलन मतलब कतर में हुआ था। दोहा की, कतर की राजधानी है दोहा। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही यहाँ पे है। अगला प्रश्न आपका है। सबसे अधिक स्थायित्व वाला केंद्रीय प्रवृत्ति का मान किसका होता है। तो इसका मान ऑप्शन नंबर पहला मध्यमान का होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है। किंडरगार्टन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फ्रोबेल, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक फ्रोबेल साहब को माना जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, किस वर्ष शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वैसे शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा समवर्ती सूची में होना ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों देखती है। केंद्रीय विद्यालय भी होता है और जैसे KBS हो गया, नवोदय हो गया, सभी केंद्रीय विद्यालय ही देखता है। लेकिन और कुछ जैसे प्राइमरी, जूनियर, ये सब इंटर कॉलेज, ये सभी कौन देखता है? ये अपना राज्य सरकार देखता है। तो इसको दोनों श्रेणियों में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है समवर्ती सूची में जब इसको डाला गया राज्य सूची से निकाल कर, तो उस समय इसका समय चल रहा था 1976। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, बैंटिंग प्रस्ताव किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो पहला ही ऑप्शन 1835 ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे किस ग्रंथ शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षा आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण को अनुकूल बना लेती है। ये किसका कथन है, यानी कि शिक्षा शास्त्री के अनुसार ये कहा गया है। यहाँ पर सी बिल्कुल T रेमंड के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पहला ही ऑप्शन इसका विशेष सही हो जाएगा। 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना की गई है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। और इसी के साथ आगे जो भी बढ़ते गए, नई शिक्षा तमाम प्रकार के बदलाव किए गए। वर्तमान में 2020 में भी जो है शिक्षा में बदलाव किया गया, लेकिन यहाँ पे आयोग की बात किया गया है। ठीक है, इसकी आयोग की जो है स्थापना 23 सितंबर 1952 को होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे जब बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न भी, दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण संसाधन किसे माना जाता है। तो डी, कंप्यूटर को माना जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य है कि आप घर पर अपने बैठे हैं और आपको कहीं से भी, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी टीचर आपको वहाँ से पढ़ा सकता है। यही दूरस्थ शिक्षा का महत्व है, संसाधन भी इसी माना जाता है। डी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। इसमें कहा गया है कि शिक्षा के प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो ये सभी हैं, चाहे वो अनौपचारिक हो, औपचारिक हो या दूरस्थ हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन कौन सा है। बहुत अच्छे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब परिवार से भी वो बच्चा जो भी सीखेगा वो परिवार से भी कुछ ना कुछ सीखेगा, समुदाय से भी सीखेगा, पास पड़ोस से भी सीखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और औपचारिक का मतलब होता है जहाँ पर आप लोग शिक्षा के लिए जाते हैं, वो आपका औपचारिक कहलाता है। क्लियर। चलिए, साथ साथ अगला प्रश्न है, शैक्षिक एकीकरण शिक्षा की किस व्यवस्था में देखने को मिलती है। 90 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे समावेशी शिक्षा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बालकों की अभिवृत्ति के निर्धारण में किन किन तत्वों की भूमिका होती है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सभी, चाहे वो समाज हो, समुदाय हो, परिवार, ये सभी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये एक मनोवैज्ञानिक का कथन है, जैसे संभव व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगत तत्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। तो ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन टायलर का कथन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा शास्त्र में कौन सी शाखा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करती है। तो 93 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बाल मनोविज्ञान सही है। नेक्स्ट है, अल्पवयस्क बालकों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। 94 का डी, ये सभी, चाहे वो संवेदात्मक हो, प्रेरणात्मक हो या आदर्शात्मक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार, क्या हो रहा है भाई, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मध्य स्थान किसका होता है। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा का सबसे प्रथम स्थान जो होता है वो बालक का होता है, लेकिन यहाँ पर मध्य की बात किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक हो जाएगा। कौन सा, बालक हो जाएगा। ये मध्य स्थान इसी का होता है। ठीक। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वैसे बालक का स्थान जो है वो प्रथमा स्थान होना चाहिए, बालक ही होगा तभी तो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। इस क्वेश्चन के विषय में आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो भी होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल लेकिन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, व्यवहार का विज्ञान किसे कहा जाता है। तो मनोविज्ञान को ही व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, ये बिल्कुल सही। अगला, परिवार के कितने प्रकार होते हैं।
तो परिवार दो ही प्रकार का होता है भाई, आप लोग पढ़े हैं, एक संयुक्त परिवार होता है और एक एकल परिवार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 हो जाएगा, एकल और संयुक्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, 1 मिनट। एकल परिवार में माता पिता होते हैं और उसके बच्चे होते हैं, लेकिन वहीं पे संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार में माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी सभी होते हैं। ठीक, तो ये संयुक्त परिवार होता है। और एकल परिवार में केवल 2 ही पीढ़ी होते हैं, एक माता पिता, एक उनके बच्चे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, खेल में हार जीत से बच्चों में किस गुण का विकास होता है? तो यहाँ पे सहन शक्ति का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन, कोहलर को ही सीखने का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा गया है। भी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और यहाँ पे अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को सरल, प्रभावकारी एवं रुचिकर बनाने का सबसे कारगर उपाय क्या है? 100 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे शिक्षक सहायक सामग्री है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 15वीं भारत वन रिपोर्ट, 1 मिनट, 15वीं जो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2018 की है, उसके द्वारा भारत को वृक्ष एवं अनावरण क्षेत्र के साथ विश्व में कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका स्थान है 10वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 2018 के अनुसार ये है। और ये वन रिपोर्ट की जो स्थिति आती है ये हर 2 वर्ष पे आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका, 1 अप्रैल 2018 को भारत के किस राज्य में BS4 मानक लागू किए गए? BSI भी पढ़ सकते हैं, BS4 भी पढ़ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिल्ली में है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में सिंधु डॉल्फिन की पहली गणना किस राज्य में के द्वारा की गई है? तो भी बिल्कुल पंजाब राज्य के द्वारा ऐसा किया गया, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इंडिया वन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? इंडिया वन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? भी बिल्कुल हो जाएगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि जो ट्राउट मछलियों को किस रोग के निदान हेतु 2018 में पाया गया है? यहाँ पर सी बिल्कुल हृदय रोग चिकित्सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके उत्सर्जन में चीन को पीछे छोड़ा है? तो ये बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, मतलब ये आगे हो गया नंबर 1 पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान की अवधि क्या रही? तो यहाँ पर डी बिल्कुल 2017 से लेकर के 2032 तक इसका जो है समय कार्यकाल है, वो भी राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग्यलक्ष्मी योजना क्या होता है, मतलब किससे संबंधित है? तो यहाँ पर भाग्यलक्ष्मी योजना जो है वो गरीब परिवार की लड़कियों के जन्म लेने पर जो दे धनराशि है उसी से संबंधित है भाग्यलक्ष्मी योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को किस रूप में आयोजित किया जाता है? यानी प्रत्येक महीने का जो प्रथम शुक्रवार होता है उसको क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे शायद कहते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, वो तो अलग चीज़ है भाई, यहाँ पे अलग चीज़ है। ये ऑप्शन नंबर पहला गन्ना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है, और वो भी हर महीने में। ठीक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन में उत्तर प्रदेश के किस जिलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर डी ये सभी हो जाएंगे, लखनऊ भी, कानपुर और बरेली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसका अगला प्रश्न है, क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो यहाँ पर डी कपिल देव बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है बटरफ्लाई। अगला प्रश्न है, सुदीपन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीपन कप सी ऑप्शन बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 द्वार से सोपान तक के नहीं है भाई, 10 द्वार से सोपान तक नामक पुस्तक की रचना किसने की है?
अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ऐसा किया गया, मतलब इस रचना का जो है पुस्तक की रचना की गई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक यही है, माफ़ कीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक तो अन्य है, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पे रीडिस्कवरी है, क्या है? रीडिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक दूसरे हैं, लेखक जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पे ये जो कौन है? मेघनाथ देसाई हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल नेल्सन मंडेला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक सी बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न है, IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक विजेता या जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो यहाँ पे भी अमरिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरिंदर सिंह ऐसे हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 सितंबर 2018 को किस बैंक को फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम FSS जोड़ा गया है? तो इसका सी बिल्कुल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से इसको जोड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, एक्वा मिशन 2.0 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 120 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर यह जल संरक्षण योजना है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में सैमसंग ने कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर खोला है? मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर जो खोला गया है सबसे बड़ा, वो भी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट करके आप लोग को बताना है कि 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिन है। चलिए बढ़ते हैं। वैसे एकता का प्रतीक स्टैचू भी बनाया गया है, आप लोग को पता ही है। और अगला प्रश्न है, संकल्प सेवा बस सर्विस किस राज्य में प्रारंभ की गई? एक बस सर्विस सेवा चलाई गई है जिसका नाम है संकल्प सेवा। तो ये किस राज्य में चलाया गया है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में ही अपने हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको चलाया गया है। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका कि किस संस्थान को योग के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये राममणि अयंगर स्मारक योग स्थल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी को ही प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे तो इसमें है कि भारत सरकार द्वारा जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है जिसको संशोधन किया जाता है, यह अधिनियम कब पारित किया गया? 2018 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है, आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा या बाल साहित्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे स्वयं प्रकाश के द्वारा इसको, मतलब स्वयं प्रकाश को इसको प्रदान किया गया। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, सिनेमा का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था सिनेमा का आविष्कार, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? अमर ज्योति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अमर ज्योति ही पहली फिल्म थी जो वेनिस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित की गई। अगला प्रश्न है, किस बांग्ला फिल्मकार को सबसे अधिक राष्ट्रीय सिनेमा पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पे सत्यजीत रे नामक फिल्मकार को मिली है। अच्छा, यहाँ पे फिल्म नहीं है भाई, फिल्मकार हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सत्यजीत रे हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला है, बड़ा ख्याल गायन शैली का आविष्कार किसने किया था?
चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। जौनपुर के सुल्तान हुसैन राकी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसके हो जाएंगे। और रीजनिंग का ये प्रश्न अगला स्टार्ट हुआ है 31 का, तो ये आप लोग को इसको सॉल्व करिएगा। 31 का है, इसके ऑप्शन को हम ये पढ़िएगा, थोड़ा टिपिकल है। 131 का ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका पहला ही सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सत्य होगा। क्लियर? हाँ, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। ये कथन है, ये निष्कर्ष है, लेकिन कथन और निष्कर्ष को आप लोग समझने से पहले यहाँ पे आप लोग को इसको पढ़ना होगा यहाँ से। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। कथन देखिए और निष्कर्ष देखिए बस। ये कथन है, ये निष्कर्ष है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा, आप लोग इसको मिलान करिएगा हमारे साथ। इसका भी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। 33 नंबर के प्रश्न पे बात करते हैं, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्ट। नेक्स्ट 34 नंबर पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 की बात करें तो 35वें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तनुजा सही होगा। और इसी के साथ अगला कंप्यूटर का पोर्शन आ गया है। यहाँ पर 5 प्रश्न कंप्यूटर के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है जिसका, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट किसका भाग होता है? तो ये CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है भाई, इसका पूरा नाम। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं, कंप्यूटर से जुड़कर वेबसाइटों को कौन स्टोर करता है? चलिए बताइए फटाफट, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे मैं शायद आपको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम बताया है, ये तो ये गलत है। यहाँ पे सेंट्रल हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका, लेकिन जो सही था वो ऑप्शन कौन सा सही था? तो बी सही भी था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर से जुड़कर जो वेबसाइटों को कौन स्टोर करता है ये बताना है इसमें। यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सर्वर होता है। अगला प्रश्न है, कौन हार्डवेयर की श्रेणी में आता है? हार्डवेयर का मतलब है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकें, वही हार्डवेयर कहलाता है। और सॉफ्टवेयर ऐसी युक्ति होती है जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी हार्डवेयर हैं, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, SRAM सरम का पूरा नाम बताइए। क्वेश्चन अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी दोनों सॉफ्टवेयर के प्रकार ये हैं। सिस्टम को भी और एप्लीकेशन दोनों सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन आप लोग बताइए, छू सकते हैं कभी? मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है उसको कभी छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, केवल देख ही सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जीवन कौशल क्या है? यहाँ पे मानव अभिवृत्ति और कौशल के प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो वही जीवन कौशल क्या है ये बताना है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्तियों की दैनिक जीवन में चुनौतियों एवं मांगों को पूरा करने में मदद जो करे वही जीवन कौशल कहलाता है। ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मेंकन के अनुसार एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए? तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वयं भी एक बच्चे की तरह हो, यही मेंकन के अनुसार कहा गया है कि अच्छे शिक्षक का गुण होना चाहिए। ए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है? तो ये जो बालपन है, चिड़चिड़ापन है और जिद्दीपन है, यही जो है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक मिनट, ये क्या है भाई? ये आदत, रुचि और आकांक्षा ये होता। जैसे आप जैसे आदत डालेंगे अपना, वैसे आपकी आदत बन जाएगी। तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आकांक्षा होती है, आदत होती है और रुचि होती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में पाई जाती है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। आत्मगौरव की प्रवृत्ति मनुष्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के वे कौन से राष्ट्रपति हैं? एक मिनट, भारत के वे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी याद में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट भाई,
सी नहीं, बी 22। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मैं लगाता हूँ टिक कहीं और, आवाज़ कहीं दूसरा निकल जाता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रख देते चलिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो भी बिल्कुल, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर ही हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहीं पे अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन किसने माना है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा माना गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? चलिए कमेंट करके बताइए, मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं। जैसे नाम देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से, जैसे मधु, क्रोध, घृणा, वात्सल, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, स्वाभिमान, सुख, अकेलापन, अधिकार, कृति, मनोविद आदि, ये सभी क्या हैं? मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि अर्जित प्रेरक व्यक्ति कहाँ सीखता है? तो ये व्यक्ति जो है वो समाज से ही सीखता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? मानव की प्राथमिक आवश्यकता क्या है ये बताना है भाई। चलिए बताइए कमेंट करके। तो ये सभी हैं, चाहे वो भूख हो, प्यास हो, काम हो, तो ये सभी मानव की पहली ही आवश्यकता यानी प्राथमिक आवश्यकता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यदि आपको भूख लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे क्या? खाना पड़ेगा। प्यास लगेगी पानी नहीं पिएंगे करेंगे, और काम नहीं करेंगे क्या करेंगे? तो ये सभी क्या है? प्राथमिक आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें पूछा गया भारत में जो है औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत कहाँ से यानी प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ब्रिटिश काल से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके अपने क्वेश्चन के आंसरों को बताएंगे और अपनी राय भी वीडियो के प्रति देंगे कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और जो भी नए साथी हमारे मिलकर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें, जैसे कि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।